ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है? अब आज हम लोग देखते हैं इसके आगे सीएसएस में क्या क्या और हम कर सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो मैंने आपको एक साइट के बारे में बताया ही है, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक्चुअली मैं ओपन भी कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, वहाँ से मैं आपको कुछ कुछ आइडिया देता रहूँगा तो आपको रेफरेंस मिलेगा कभी भी अपने से पढ़ने के लिए। ये W3 स्कूल सीएसएस, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ आगे। अब देखिए सीएसएस से हम क्या करते हैं, एक्चुअली में हम अपने पूरे वेब पेज को डिजाइन करते हैं। डिजाइन में आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपके लॉजिक्स आते हैं कि हमको क्या बनाना है। जो आप बनाना चाहते हो वो सब कुछ सीएसएस से बन सकता है। उसके लिए यहाँ पे आपके बेसिक कमांड्स पता होने चाहिए। आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 प्रॉपर्टीज सीएसएस की समझनी होंगी जो अक्सर आप यूज करेंगे। उसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको यूज करना नहीं होता है, कभी कभी रेयर केसेस में यूज करना होता है तो वो आप गूगल से कर लेंगे, लेकिन 7-8 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप रेगुलर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको इस टाइप के बटन्स बनाने हैं या फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, साइजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और मैं कुछ कुछ और आपको बना के दिखाता हूँ। वेट, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया। ठीक है, ये हमने बनाया था। अब यहाँ पे कुछ आपकी और भी कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। लाइक आपने बोला कि ये सर जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, इस पे एक बैकग्राउंड डाल दो, एक बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छा सा आ जाए। उसके बाद इसका कलर उसके अकॉर्डिंग सेट कर दें, या इसको हम फिक्स भी बना सकते हैं। जैसे बहुत सारा डेटा नीचे चला गया तो आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो वो सब कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ आज कुछ चीजें एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले कुछ कंटेंट देता हूँ ताकि ये हमारा पेज स्क्रॉलेबल हो जाए। अब कंटेंट देने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लॉरेम, ठीक है। और अगर आप लॉरेम यहाँ पे नंबर्स 200 लिख देंगे तो ये 200 कैरेक्टर्स का वर्ड्स का जनरेट हो जाएगा। ये सब मैंने आई थिंक आपको HTML में बताया रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे दोबारा से धीरे धीरे सब कुछ समझते चलें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटेंट जनरेट हो जा रहा है लॉरेम का यूज करके, तो हमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। 200 यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्क्रॉलेबल पेज बनाना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ दिखा सकूँ कि मैं, हम हेडिंग को आप देखते हैं ना किसी किसी वेब पेज पे वो फिक्स होता है, वो सब कैसे हम बनाएंगे बाय यूजिंग CSS, ये सब यहाँ पे हम लोग आज समझेंगे। चलो देखते हैं कि अभी क्या है कि, वेट अ सेकंड, ये पेज हमारा स्क्रॉल हुआ, अभी भी नहीं हुआ, कुछ और कंटेंट डालने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ से आप लोग भी कहेंगे कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट ठीक है, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि कुछ नया बता सकूं। चलो अभी ये पेज स्क्रॉल हो रहा है हमारा, ठीक है, और हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो मेरा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये ऊपर फिक्स रहे, ना कि स्क्रॉल हो। ऐसे केसेस में एक टाइप से मैं आपको हेडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये एक हेडर हो जाएगा जो कि ऊपर फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे आप जो ये h1 है, डायरेक्ट h1 को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक div लेके कर सकते हैं। div ले लें, उसके अंदर h1 को दे दें। div आपको पता है, अगर आपने HTML को पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, तो इसका कोई बहुत इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमने div को बताया जिसपे आप लोग बॉक्स वगैरह बनाते थे। और डोंट वरी, मैं HTML के आपको पुराने लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिन्हें अगर HTML में प्रॉब्लम होगी वो उसे भी देख सकते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं एक बार यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, दोनों में अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्यों हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं ना, इसको समझेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अब आप इसको आईडी बना सकते हैं या क्लास बना सकते हैं। क्योंकि ये एज ए हेडर है, आप इसे एज ए हेड यूज करेंगे और आपके किसी भी पेज पे ना हेड केवल एक बार ही आ सकता है। तो आप हेडिंग को या हेडर को क्या दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं। समझ में आया? आईडी कब यूज करते हैं, जब कोई भी हमारा एलिमेंट या बॉडी का पार्ट वन टाइम यूज हो रहा होगा तब हम उसको आईडी डिफाइन करेंगे, उसके अलावा हम आईडी नहीं डिफाइन करेंगे। तो आईडी दिया और इसका क्या नाम दे दिया, हेडर। ठीक है, इस हेडर पे हम लोग कुछ कोड बनाएंगे। आपको प्रायोरिटी समझ में ऑलरेडी आ चुकी है कल के लेक्चर्स में। हेडर में सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी थी कि हमको बैकग्राउंड कलर मिल जाए, बैकग्राउंड कलर मिल जाए। अब जैसे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा ना तो आपको एक दो चीजें और सीखने को मिल जाएंगी। कैसे? बैकग्राउंड कलर कुछ देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। देखो, ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया और आप नोटिस कर रहे हैं कि ये ना ऊपर से भी स्पेसिंग है, साइड से भी है, इस साइड से भी है। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये पूरा बैकग्राउंड कलर यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, और हम इसको स्क्रॉल करें तो वो अच्छा सा हमें दिखता रहे। ऐसे में क्या होगा कि वो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। तो हम सारा कुछ सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं H1 को। और आप देखो, जो ये यहाँ पे हम लोग बॉडी लेते हैं ना, ये बॉडी अपने अंदर ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी रखती है जो कि होती है मार्जिन। अब आपको मार्जिन पैडिंग भी समझना पड़ेगा। अच्छा, आपको कोई भी यहाँ पे कोड पे क्या अप्लाई हुआ है ये सब देखने के लिए आप कहीं भी राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे आए, तो आपका ये कोडिंग का थोड़ा सा इंस्पेक्टर ओपन हो जाएगा और आप इसके CSS बगल में देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि हमें डेवलपमेंट में आसानी हो जाती है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आखिर ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे H1 यहाँ पे है, अगर हम देखें तो ये हमारा H1 ये थोड़ा सा अंदर साइड से शुरू हो रहा है, बॉडी भी। दैट मीन div पे कुछ हुआ होगा। div पे जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये कॉर्नर एरिया येलो हो रहा है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे कुछ तो आपको कोड दिखाई नहीं दे रहा है, बट कुछ एक आइडिया समझ में आ रहा है कि div में कुछ प्रॉपर्टी लगी हुई है जिसकी वजह से ये अंदर की ओर आ रहा है, और वो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, मार्जिन। आपको अपने ना बॉडी की, जो हमारा बॉडी है उसको, बॉडी है इसका मार्जिन 0 कर देना है।
इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो एकदम स्टार्ट से शुरू होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके पेज पे मार्जिन लगी होती है। आप देखो यहाँ पे अब हट गया मार्जिन, और मार्जिन पैडिंग अभी हम समझने वाले हैं, तो थोड़ी देर वेट कर लें। एक प्रॉपर्टी होती है, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि बॉडी पे कोई मार्जिन होती है जिसको हमको 0 कर देना है। ठीक है, जैसे 0 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंटेंट थोड़ा सा शिफ्ट होके आ रहा था वो हट गया है, वो एकदम पेज के शुरुआत से, स्क्रीन के स्टार्टिंग से ही हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम आती है, ये जो हमारा H1 है ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन वगैरह कंटेन करता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को शायद ना मिले, लेकिन इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में जब आप कोई भी एलिमेंट पढ़ते हैं तो उसके बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको सीएसएस पे भी नहीं दिखाई देती, बट इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। देखो येलो कलर का आ रहा है ना ऊपर, दैट मीन्स इस पे भी मार्जिन लगा हुआ है। अगर हम इसकी भी मार्जिन 0 करेंगे तो ये क्या होगा, एकदम ऊपर से और नीचे से हो जाएगा सही। लेकिन देखिए मैंने क्या कहा था कि एक यहाँ पे ड्यू लेके रखा है, आप H1 की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करिए ही मत। मैं आपको यहाँ पे मार्जिन 0 करके दिखा सकता हूँ, और आपको दिखेगा भी कि जो हमारा हेडिंग है वो यहाँ पे सही हो चुका है। आप देखो ये सही हो गया, और मैं इसमें अगर हाइट वगैरह दे दूँ तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये ऐसा बन जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होगी कि हमें और भी तो इधर डेटा वगैरह डालना पड़ सकता है ना। तो इसलिए आप इस चीज की सेटिंग यहां से ना करके, डायरेक्ट ड्यू से ना करके, सॉरी H1 टैग पे ना करके ड्यू पे कर लें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आपको हेडर में कुछ और बढ़ाना होगा एलिमेंट्स तो आप इजीली बढ़ा पाएंगे, और आपकी ये प्रॉब्लम भी आई थिंक रिजॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि ड्यू पे कोई भी मार्जिन पैडिंग ऑलरेडी नहीं लगी होती है। ठीक है ना, ये किया। बट आप देख रहे हैं कि हमारा जो कलर है अभी भी शुरू हो रहा है नीचे से, जबकि ये ड्यू की प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी H1 की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम कोई चीज में मार्जिन लगा देते हैं ना तो वो अपने इस मेन बॉडी को भी इफेक्ट कर दे रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, अपने इस H1 के भी मार्जिन को हटाना पड़ेगा। अगर हम H1, H2, H3 कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन कंटेन करते हैं, जिस वजह से आपका कंटेंट नीचे आ सकता है। आप काफी ज्यादा परेशान होंगे कि हमने तो यहाँ कुछ लगाया नहीं, फिर भी मेरा ये बॉडी यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो रहा है स्टार्टिंग से, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है ना कि वो एकदम स्टार्टिंग से शुरू हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम हो रही है H1 की वजह से। अगर हम यहाँ पे कोई और कंटेंट लिख दें, H1 को हटा दें, तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा ये जो बैकग्राउंड कलर ड्यू का है वो एकदम स्टार्ट से शुरू हो रहा है, जबकि जैसे ही हम H1 ले रहे हैं, H1 ले रहे हैं तो हमारा बॉडी थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम H1 के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हमने कोई मार्जिन वगैरह कोई स्पेसिंग तो दिया नहीं, फिर भी स्पेसिंग आ रही है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप जान लीजिएगा कि ये H1 टैग की वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि आप कोई पैराग्राफ भी यूज करेंगे ना तो वहां भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन एक लगी होती है। मैं देखो इसको हटा के पैराग्राफ कर देता हूँ, तो शायद आपको यहाँ भी देखने को मिल जाए। देखिए इस पे और भी ज्यादा मार्जिन लगी हुई है ना। तो आप अगर पैराग्राफ H1 यानी हेडिंग वाले एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आपको खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपना एक स्पेसिंग ले लेंगे और आप काफी ज्यादा परेशान होने वाले हैं। तो अब हमें ये पता हो गया कि H1 की भी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मार्जिन कुछ ना कुछ लगी होती है। ये H1, H2, H3 टैग में अलग अलग हो सकती है, किसी में 10px, 5px, 3px ऐसे हो सकती है, बट जो भी होगी अगर हमें जरूरत है वैसा ही रखना है तो रखेंगे, नहीं तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। खत्म करने का तरीका क्या है,
अगर मैं डायरेक्ट देखो H1 को एक बार यहाँ डिफाइन कर दिए हैं और मैं यहीं पे मार्जिन खत्म कर दूं तो हर जगह से हो जाएगी मार्जिन 0, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। देखो अब क्या हुआ, सही तो हो गया, लेकिन ये इन सब में से भी मार्जिन को खत्म कर दिया होगा अगर यहाँ पे H1 यूज होगा जहां जहां। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, हर जगह से तो नहीं हटना चाहिए, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि ठीक है सर यहाँ पे क्लास बना लो, क्लास बना लो, फिर से डिफाइन कर देना, वहां पे मार्जिन 0 कर देना। तो थोड़ा रुको, ऐसा नहीं होता है, जब आप फिर से क्लास बनाएंगे तो वो गलत है। अब हम लोग यहाँ से ना थोड़ा सा स्मार्ट वे से कोडिंग करना समझेंगे, और बी केयरफुल रहिएगा, बहुत अच्छे से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो आप कैसे भी बना सकते हो, बट आप किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट को ना यूं ही क्लास आईडी कुछ भी कहीं भी लिख के नहीं बना सकते हैं। सबके एक रूल हैं जो कि गूगल के एसईओ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोजेक्ट की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए। तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे क्लास ले लो, आईडी तो लेंगे नहीं क्योंकि आईडी यूनिक होती है, आप इतना तो समझ चुके हैं। तो आप कहेंगे क्लास ले लीजिए, मार्जिन 0 कर दीजिए। भाई नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करके थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। कंपनियां इस चीज को थोड़ा सा नहीं पसंद करती हैं, है ना। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग कैस्केडेड सीएसएस का यूज करेंगे। अब ये क्या टर्म आ गया, कैस्केडेड। तो कैस्केडेड का मतलब होता है ना कि इनर सीएसएस, इनर जो हमारी मेन सीएसएस है, मेन आईडी है या मेन क्लास है या मेन एलिमेंट है, इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम डायरेक्ट भी फेच कर सकते हैं, डायरेक्ट ओवरराइड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग क्लास या आईडी। कैसे, ऐसे जैसे कि हमें हेडर के अंदर H1 जितने भी आए उनको ओवरराइड करना है, उनकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना है, तो हम पहले अपना हेडर लिख देंगे आईडी के साथ, देन H1 लिखेंगे। अब फिर से यहाँ पे आपको प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, जो मैंने कल समझाया था कि मेन एलिमेंट, देन क्लास, देन आईडी, इसके बाद आता है चाइल्ड एलिमेंट, देन चाइल्ड क्लास, देन चाइल्ड आईडी। कंफ्यूज्ड? फिर से समझो, प्रायोरिटी बता रहा हूं कि सबसे पहले कंपाइलर H1 यानी मेन एलिमेंट को रीड करेगा, देन अगर उसके अंदर क्लास भी लगी हुई है तो फिर क्लास को रीड करेगा, इसके बाद वो क्या करेगा, आईडी को रीड करेगा, और इसके भी बाद अगर कोई चीज चाइल्ड में लिखी हुई है तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी इन तीनों के बाद होगी, इन तीनों के बाद होगी इसकी प्रायोरिटी। यानी कि यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो इसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, करके देखते हैं। अभी हम यहाँ पे देते हैं मार्जिन 0। इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि आपका ये जो HTML का एरिया है काफी सुंदर है, इस पे आपने कुछ भी एक कोड नहीं लिखा, जैसा था वैसा ही लग रहा है, बट आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, यहाँ का मार्जिन हट चुका है, बाकी जगह पे है, और आपको अभी नहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज को ओवरराइट करता हूँ, फॉन्ट साइज को 30 px कर देते हैं। आप देखिए केवल इसका फॉन्ट साइज बढ़ा, बाकी H1 का नहीं बढ़ा। एक बार चेक कर लो कि H1 ही यूज किया ना, हाँ हर जगह H1 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो ऑल एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा है,
वो केवल और केवल हेडर के अंदर आने वाले एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, इस टाइप से आप सीएसएस को लिखने की प्रैक्टिस करें, जबकि हम लोग नहीं करते हैं, बट आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी अगर आपने बार बार यहाँ पे क्लास आईडी, भाई एक ही H1 है, कोई भी पैराग्राफ है हेडर के अंदर हम यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसको एलिमेंट के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं ना, क्या जरूरत है यहाँ पे दोबारा से डिफाइन करने की, क्योंकि ये हमारा यूनिक है, ऑलरेडी यूनिक है। इसके बाद इसमें दोबारा H1 आना नहीं है, ऐसा कुछ हमारा कॉन्सेप्ट है। कहीं कहीं अगर आपके कंटेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप आईडी क्लास पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करें कि आपके कोड कम से कम लिखे जाएं। ठीक है, तो अभी हमने इसको कर दिया फॉन्ट साइज नॉर्मल, थोड़ा सा बड़ाई कर लेते हैं, 20 कर देते हैं, 20 px। अब ये हो गया, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये जो है ना थोड़ा सा पैडिंग हो जाए। अब आप कहोगे कि पैडिंग क्या यूज कर लिए, तब मैं समझाने वाला हूँ, इसके बाद हम लोग मार्जिन पैडिंग को ही समझेंगे। बट आप अभी ये समझ लो कि हम चाहते हैं थोड़ा सा स्पेसिंग हो जाए, स्पेसिंग हो जाए ऊपर से और नीचे से। तो स्पेस देने के लिए हम यूज करते हैं पैडिंग, और अपने मेन हेडर के अंदर हमें स्पेस देना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पैडिंग। पैडिंग और पैडिंग की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो आप चाहो तो चारों तरफ से दे लो, डायरेक्ट मैं पैडिंग लिख दूंगा और यहाँ पे 10 px डाल दूंगा, तो ये चारों तरफ से 10 px का स्पेसिंग आ जाएगा। बट आपको केवल ऊपर से चाहिए तो आप पैडिंग टॉप यूज कर सकते हैं, नीचे से चाहिए तो पैडिंग बॉटम, लेफ्ट से चाहिए तो पैडिंग लेफ्ट, या राइट से चाहिए तो पैडिंग राइट। बट अगर आप कुछ भी नहीं यूज करते हैं लेफ्ट राइट बॉटम, तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये चारों तरफ से आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देगा अंदर से। आप कहेंगे कि मार्जिन में भी तो स्पेस ही मिल रहा था, उसे क्यों नहीं यूज कर लिया? अभी मैं समझाता हूँ पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या, दोनों ही स्पेस देते हैं, बट एक माइनर सा डिफरेंस है, उसको समझना जरूरी है। चलिए, हमारा हेडर तो लगभग बन गया है। प्रॉब्लम ये है कि हम चाह रहे थे कि ये फिक्स हो जाए ऊपर, पेज हमारा स्क्रॉल हो स्क्रॉल हो स्क्रॉल हो, बट ये हेडर ना स्क्रॉल हो, ये हेडर फिक्स रहे, फिक्स रहे। तो CSS की एक बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है पोजीशन। और पोजीशन जैसे ही आप यूज करेंगे, रिलेवेंट बहुत सारे टाइप के पोजीशंस हैं, हमें यूज करना है फिक्स। आगे हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट रिलेटिव कहाँ यूज होते हैं, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो अभी आपके लिए क्या है कि आपको अगर कोई बॉडी को फिक्स करना है तो उसकी पोजीशन को फिक्स कर दें। ठीक है, आप जैसे ही फिक्स करेंगे, ये जहाँ पे बॉडी होगी ना वहीं पे फिक्स हो जाएगी। बट आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बॉडी तो फिक्स हुई बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं आपको एक्चुअली में ये दिखाना भी चाहता था कि जैसे ही आप पोजीशन यूज करेंगे तो आपका जो नॉर्मल दिखने वाला बॉडी था वो किसी और चीज़ में चेंज हो गया। एक्चुअली में ये जो हमारा डिव होता है ना वो ब्लॉक टाइप का होता है, लेकिन जैसे ही हम पोजीशन लगाते हैं तो इसका ब्लॉक टाइप की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब हमें वापस से वैसा बनाना। पीछे वाला तो कंटेंट ठीक है, चलने लगा, सही है, वो पीछे वाला कंटेंट जैसे ही आप फिक्स करेंगे ना तो अपने आप ऊपर चला जाएगा। उसको नीचे करने के दूसरे तरीके हैं, वो हम अभी आगे समझ लेंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी पहले तो यहाँ तक आ जाए और ये जो ऊपर से स्पेस आ गया है ये भी खत्म हो जाए। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब जब पोजीशन हम यूज करते हैं ना तो यहाँ पे विड्थ भी दे सकते हैं, हम विड्थ दे सकते हैं 100%, विड्थ 100% दे सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो ये हमारा विड्थ कवर हो गया 100%, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम पोजीशन को देते हैं
ये ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो जाता है, जिस वजह से ब्लॉक ना होने की वजह से अपनी एक्चुअल साइज में आ जाता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है कि कंप्लीट विड्थ कवर करता है, जबकि नॉर्मल एलिमेंट अपनी एक्चुअल साइज को कवर करते हैं। तो जैसे ही हमने पोजीशन दिया था तो ये अपनी एक्चुअल साइज में आ गया था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो ब्लॉक टाइप की थी वो खत्म हो गई थी। अभी हमने विड्थ 100% कर दिया तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब जब अपना कोई भी यहाँ पे पोजीशन लेते हैं, फिक्स करते हैं, तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से शुरू होता है। इसके लिए अभी इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है। आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप चाहें तो इस बॉडी को नीचे फिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो इस बॉडी को नीचे फिक्स कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट में फिक्स कर सकते हैं, राइट में फिक्स कर सकते हैं, कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। पोजीशन फिक्स जैसे ही आपने यूज किया, तो मान लो कि मुझे नीचे फिक्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, बॉटम जीरो, एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, जैसे हमने पैडिंग लेफ्ट राइट पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट प्रॉपर्टी होती है, राइट प्रॉपर्टी होती है, और बॉटम प्रॉपर्टी होती है, एंड टॉप प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं बॉटम जीरो कर दूं तो क्या होगा, मेरा बॉडी जो है ना बॉटम में चला जाएगा। ये लिखा हमने रखा कहीं भी था, ऊपर ही रखा था, बट ये बॉडी कहाँ चली गई, बॉटम में चली गई है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे विड्थ ना दिया होता, तो आपको मैं और दिखाता हूँ, विड्थ ना दिया होता तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट बॉटम में फिक्स हो गई है, लेफ्ट बॉटम में फिक्स हो गई है। बट आप कोई बॉडी को चाहते हैं ना कि राइट बॉटम में फिक्स हो, तो आपने बॉटम तो जीरो किया ही था, इसको राइट भी जीरो कर दो। तो राइट जीरो करेंगे जैसे ही, तो ये बॉडी जैसी है वैसी, बट राइट में जीरो हो जाएगी। अब आपकी ये बॉडी राइट में जीरो हो रही है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें किसी भी बॉडी को किसी पोजीशन पे अगर फिक्स करना है तो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे फिक्स करने के बजाय यहाँ कहीं फिक्स करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा स्पेसिंग ले लो, 100 px by 100 px, 100 px बॉटम से एंड 100 px राइट से। तो आप देखो ये बॉडी हमारी यहाँ पे फिक्स हो गई है ना। आप थोड़ा सा चाहो तो इसका कलर वगैरह वाइट कर ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई थिंक वाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया है। इसी तरीके से आप कहीं भी कर सकते हैं। बॉटम जीरो के राइट टॉप में करना है तो आप राइट टॉप कर लें, राइट टॉप कर लें, बॉटम की जगह पे राइट को 100 px रहने दिए, टॉप से 100 कर दिया। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा पोजीशन के साथ कोई भी बॉडी फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। पोजीशन फिक्स दीजिए, देन लेफ्ट राइट बॉटम टॉप का यूज करके अपनी बॉडी को कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। आप जीरो जीरो करेंगे तो एकदम वहां पे चला जाएगा। आप अगर राइट से 50 कर देंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, पिक्सल्स जहां जितना रख देंगे उतना रहेगा। हम लोग जीरो कर देते हैं, टॉप जीरो एंड राइट जीरो। देखो ये टॉप पे चला गया, ठीक है। अभी हमारी बॉडी राइट में फिक्स हो गई है। अब आप चाहो तो इसको लेफ्ट भी कर देंगे ना, तो ये पूरी बॉडी अपने आप 100% हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अभी हमने इसका एक पार्ट तो राइट जीरो कर दिया, टॉप जीरो कर दिया। अगर इसको लेफ्ट भी जीरो कर दें तो ये बॉडी खींच के ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट जीरो देन लेफ्ट जीरो। तो लेफ्ट से भी जीरो हो गया, राइट से भी जीरो हो गया, टॉप से भी जीरो हो गया। देखो अब हम लोग जो चाह रहे थे वो बन गया। इसकी जगह पे आप सिर्फ टॉप जीरो करके विड्थ 100% भी दे सकते हैं। दोनों सही है, दोनों सही है। विड्थ 100%,
ऑलरेडी वो 100% ही की तरह ही काम करेगा। आप देखिए 100% कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। आप चाहे तो ऐसे बनाएं चाहे वैसे बनाएं। अब प्रॉब्लम ये आएगी जैसे ही आप बॉडी को फिक्स करेंगे जितना भी, तो इसके अंदर का कंटेंट इसके पीछे छुप रहा है ना, इसके पीछे का कंटेंट छुप रहा है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी ऊपर आ जाती है जैसे ही हम लोग फिक्स करते हैं, तभी इसके नीचे के कंटेंट इसके नीचे मूव कर रहे होते हैं। तो इस चीज को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? कोई स्पेशल तरीका नहीं है। यहाँ पे या तो इस पैराग्राफ पे मार्जिन लगा दिया जाता है कि भाई ये जो डेटा है ना ये शुरू ही हो थोड़ा सा मार्जिन लेके, या अक्सर यहाँ पे किया जाता है एक और डिव ले लिया जाता है जिसका एक आप आईडी ले लो, क्लास ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। एक आईडी ले लेते हैं, चाहे तो क्लास ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोबारा पेज पे यूज नहीं होना है तो आईडी ले ले रहे हैं। और हेड स्पेस, हेड में स्पेस दे देंगे ताकि एस हेड स्पेस, और इसकी बस हमें हाइट देनी है कि कितना हमको हाइट रखना है। हम मान के चल रहे हैं 60 px होगा, और मैं इस कोड को थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्योंकि ये मुझे दोबारा इस पे काम नहीं करना है, वन टाइम स्पेसिंग के लिए यूज हो रहा है। तो हमने जैसे ही 60 px का स्पेस दिया तो मेरा कंटेंट मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, तो इसको थोड़ा सा 40 कर देते हैं। तो आप देखिए ये परफेक्टली वर्क, यानी कि जितना आपका ये बॉडी है ना हेड की, उतना आपको इसके पीछे वाली जो ब्लैंक बॉडी थी ये वाला डिव, इस पे उतना स्पेस देना पड़ेगा। ओके, इतना आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो अब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप किसी भी बॉडी को फिक्स कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में फिक्स कर सकते हैं, उसको उसके पीछे स्क्रॉल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग और मुझे ये सब बना के कुछ शेयर कीजिएगा। आज से आपका टास्क शुरू हो जा रहा है, बनाइएगा, तभी अपने को भी पता चलेगा कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि केवल मैं ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ पैडिंग और मार्जिन एक्चुअली में क्या होती है। इतनी सी बात तो अपने समझ में आ गई। अब आप कहते हैं कि सर ये जो कंटेंट है ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्क्रीन के पास चला जा रहा है, कुछ ना अरेंज कर दो इसको। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसको करने से पहले मैं आपको पैडिंग और मार्जिन सिखाता हूँ। देखिए मैंने एक डिव लिया और इसके अंदर दिया कुछ, मैं हेडिंग वगैरह नहीं लूंगा ताकि आपको प्लेन कंटेंट मिले और उसी को हम लोग कंट्रोल करेंगे। प्लेन कंटेंट मिले, प्लेन, हाँ। तो यहाँ पे देते हैं मार्जिन डेटा, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास यूज करते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं, और क्लास क्या होगी? टेस्ट मार्जिन, ठीक है, कुछ भी। अभी मैंने इसको डॉट लिया और यहाँ पे टेस्ट मार्जिन बनाया। आप अभी देखेंगे तो आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, ये टेस्ट मार्जिन, मार्जिन डेटा यहाँ पे आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है ना। मैं इसको इसके नीचे लिखता हूँ, एक पैराग्राफ के नीचे, ताकि क्लियरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। नहीं तो हो सकता है कि एक्चुअली हमने इसकी साइज और इसकी साइज मुझे पता नहीं है ना, आप बाद में इसको दोनों का सेम हाइट रख के चेक करना। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी मार्जिन डेटा हो गया। इसको हमें बैकग्राउंड कलर देना है, चलो दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो अब हम लोग देना सीख गए हैं। यहाँ पे हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर कोई सा भी कलर दे देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ गया है, और मैं इसी के नीचे और एक बॉडी ले रहा हूँ जिसपे हम लोग पैडिंग को समझेंगे। पैडिंग ठीक है। और इसका हम लोग एक कलर ले लेते हैं डॉट, देन बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों डेटा तो हमें दिखाई दे रहा है, पैडिंग और मार्जिन को समझना है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में लेफ्ट राइट बॉटम टॉप की प्रॉपर्टी होती है, बट अगर आप बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं यहाँ पे मार्जिन, तो ये चारों तरफ से लग जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्जिन 10 देता हूँ, 10 px, तो आप देखिए चारों तरफ से, लेफ्ट से, टॉप से भी आया होगा जो आपको दिखा नहीं, लेकिन बॉटम से आपको दिख रहा है, और राइट से भी दिख रहा है ना। बट अगर आप यही 10 px की मार्जिन केवल और केवल लेफ्ट से लेते, तो आपकी स्पेसिंग क्या होती, केवल लेफ्ट से आ रही है। क्लियर है। तो देखो मार्जिन जो होता है वो यूज होता है अपनी बॉडी के बाहर के स्पेस लेने के लिए। अपनी जो ये बॉडी है ना, ये जो कलर वाली बॉडी है, इसके बाहर अगर हमें स्पेस चाहिए देन हम यूज करेंगे मार्जिन। जैसे ये बॉडी इस बॉडी से काफी ज्यादा पास पास आ रही हैं, तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि इनके बीच में स्पेसिंग हो जाए, तो इनके बीच में स्पेसिंग लाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मार्जिन यूज करना पड़ेगा अपनी बॉडी के बाहर स्पेस लाने के लिए। यानी कि जो हमने मार्जिन लेफ्ट दिया है, इसी तरीके से हम मार्जिन बॉटम देंगे, और 10 px का अगर हम स्पेस देंगे, तो हमारी बॉडी जो है ना, वो अपनी बॉडी के बाहर 10 px का स्पेस क्रिएट करेगी। लेकिन यहाँ पे भी तो हमारा कंटेंट काफी ज्यादा पास पास दिखाई दे रहा है, इस बॉडी के एकदम पास से शुरू हो रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे हमने यहाँ पे बनाया कि यार थोड़ा सा तो स्पेस दे दो, बॉडी से दूर हो जाए तो अच्छा लगने लगेगा। तो ऐसे केसेस में जब हमें अपनी बॉडी के अंदर स्पेस देना होता है, तो वहां पे यूज करते हैं पैडिंग। लेकिन अगर किसी बॉडी को बाहर से बॉडी में स्पेसिंग करनी है, बॉडी में स्पेसिंग करनी है, तो मार्जिन यूज करेंगे, और बॉडी के अंदर स्पेसिंग करनी है तो पैडिंग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे दिया है मार्जिन, बट अगर मैं इसमें पैडिंग यूज कर लूँ, सेकंड वाले में इसके अंदर मैं पैडिंग टॉप 10 दे दूं, पैडिंग टॉप यूज करेंगे तो केवल टॉप से आएगा। 5 px का मैं पैडिंग दे रहा हूं। आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये बॉडी वहीं पे है, ब्लू वाली बॉडी कहीं शिफ्ट नहीं हुई। थोड़ा सा और ज्यादा देते हैं 10 px, तो आप देखिए ब्लू वाली बॉडी कहीं भी शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर का डेटा शिफ्ट हुआ 10 px। जबकि मैं यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लूँ ना, मार्जिन 10, ये सब हटा दूं, दोनों में अभी आपको डायरेक्ट डिफरेंस दिख जाएगा कि ये जो पैडिंग हुआ वो अपने अंदर स्पेस प्रोवाइड किया, और ये जो मार्जिन है वो अपने बाहर स्पेस प्रोवाइड किया, कंटेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जब भी मार्जिन की बात होगी आप ध्यान रखिएगा, वो बॉडी अपने बाहर से स्पेस कलेक्ट करेगी, और जब आप पैडिंग देंगे तो अपनी बॉडी के अंदर स्पेस प्रोवाइड करेगी। और अगर आपको दोनों चीजें चाहिए कि जैसे हमको 10 px का मार्जिन भी चाहिए और 10 px का पैडिंग भी चाहिए, तो इट इज पॉसिबल, आप दोनों चीज यूज करें, पैडिंग 10 px। तो आप देखिए ये बॉडी भी शिफ्ट हुई है, और इसके अंदर का कंटेंट भी 10 px शिफ्ट हुआ है।
आपको ये बॉडी केवल लेफ्ट से चाहिए स्पेसिंग, तो आप केवल लेफ्ट से दे दीजिएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की, दोबारा से देख लीजिएगा, मैं वीडियोस दूंगा और कोई कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा हमें, मैं उसे भी सॉल्व कराऊंगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि मार्जिन जो है अपनी बॉडी के बाहर से स्पेसिंग लेता है और पैडिंग अपने बॉडी के अंदर के कंटेंट को स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब इतना हम लोग सीख गए हैं, तो एक और चीज आपको सिखाते चलूं मार्जिन में कि आपकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है ना, सर ये जो आपने कंटेंट लिखा है ये बहुत ज़्यादा स्क्रीन के पास जा रहा है, तो इसका कुछ ऐसा अरेंज कर दीजिए कि ऑटोमेटिक अरेंज होता रहे जैसे जैसे स्क्रीन छोटी या बड़ी हो, और थोड़ा सा इस पे स्पेस आ जाए, है ना। तो मैं बताता हूँ आप क्या करो। देखो ये जितना भी हमारा कंटेंट है इसको एक, ये चूंकि हेडर हो गया, इसी तरीके से हम लोग इसके नीचे एक और बना देते हैं, कंटेनर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा कंटेंट कंटेन होगा। तो एक डिव ले लेते हैं। आप देखो डिव का कितना ज्यादा यूज है, इसीलिए यूज किया जाता है डिव। ये भी वन टाइम पेज पे यूज होने वाला है, तो हमने आईडी डिफाइन किया, क्या दिया, कंटेनर, इसका नाम हमने दे दिया कंटेनर। और ये जो डेटा हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं इन सारे डेटा को इस डिव के अंदर डाल देंगे। ओके, और कुछ ऐसा करामात कर लेंगे ताकि ये हमारा डेटा सही हो जाए। ये हमारे जो थोड़ा सा स्पेसिंग भी मुझे चाहिए होगा, टैब टैब मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद टैब प्रेस कर दिया, तो ये जो सारे कंटेंट इस डिव के बराबर आ रहे थे थोड़ा सा लेफ्ट साइड राइट साइड में मूव हो गए हैं। चलिए कंटेनर कहाँ गया मेरा, ऊपर है, इसको भी टैप कर देते हैं तो ये शिफ्ट हो जाएगा। यही चीज बताना चाह रहा था। ये हमारा कंटेनर है, इसको हमें, अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि डिव आप यूज करिए, इसकी कोई बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये जैसा था वैसा ही दिखेगा जब तक आप इस पे CSS अप्लाई नहीं करेंगे। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी इतनी होती है, ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है तो इसका विड्थ 100% हो जाता है बस। अब हमने एक आईडी बनाई थी, आईडी को हैश से डिनोट करेंगे, हैश से डिनोट करेंगे और कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर क्या करेगा, मार्जिन, मार्जिन कितनी से पहले हमें इसका एक विड्थ डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा स्क्रीन का डेटा है ना इसकी कोई एक प्रॉपर विड्थ हो जाए। विड्थ में मान लेता हूँ कि 90% हो, जितनी भी हमारी स्क्रीन है उसका 90% इसकी विड्थ हो। तो आप देखिए ये 90% हो गया, टोटल ये 100% और ये 90%, तो हमारा डेटा 90% में अरेंज हो रहा है। बट वन साइड आया है स्पेस, अपने आप आ जाएगा क्योंकि अब तो हमारी बॉडी यहीं तक रह गई ना, इसीलिए तो हमने सारे कंटेंट को मेन कंटेनर के अंदर डाला था कि अब मैं जो कुछ भी उस पर अप्लाई करूंगा वो सब पे हो जाएगा। तो अब हमारी जो इनके लिए कंटेंट का विड्थ है तो यहीं तक रह गया है, इनके लिए यहीं तक रह गया क्योंकि मेन बॉडी ही हमने छोटी कर दी। बट ये हमारा परफेक्ट सोल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि ये वन साइड से आ गया, इधर से भी चाहिए तो आप मार्जिन लेफ्ट लगा सकते हैं 5% का, या पिक्सल में ऐसा कुछ जुगाड़ बैठा सकते हैं, बट वो सही तरीका नहीं होगा। सही तरीका ये होता है कि आप मार्जिन आए और इसको क्या कर दें, 0 कर दें, बट इसको ऑटोमेटिक सेट कर दें। ऑटोमेटिक सेट करने का मतलब ये होगा कि ये अपने आप जो कुछ भी रेस्ट होगा ना लेफ्ट राइट से ऑटोमेटिक अरेंज कर लेगा और बॉडी पे इक्वल स्पेसिंग प्रोवाइड कर देगा। तो मार्जिन 0 देन स्पेस और ऑटो यूज करें तो ये ऑटोमेटिक मार्जिन आपकी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगी। आप देखिए आपका जो कंटेंट है इधर से भी और इधर से भी अरेंज हो गया है, हेडर नहीं हुआ क्योंकि हमने हेडर को बाहर रखा है ना कंटेनर के। तो आप देख रहे हैं, और मैं अब स्क्रीन जैसे जैसे छोटा करूंगा तो हमारी देखो मार्जिन जो है अपने आप अरेंज होगी ऑटोमेटिक, हमने कुछ दिया नहीं।
तो इस टाइप की जब रिक्वायरमेंट होगी, हमें पूरी की पूरी डिव को सेंटर करना हो, डिव हमने सेंटर किया है, टेक्स्ट को सेंटर नहीं किया है, टेक्स्ट करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी है, बॉडी को सेंटर करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, मार्जिन 0 और ऑटो, तो उसकी विड्थ दे दीजिए, और इस विड्थ के अलावा जितने अभी स्पेस बचेगा ये ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, आपको मैनुअल नहीं देना है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना प्रैक्टिस करना चाहिए, और कल हम लोग आपको अपना देखेंगे कि बॉर्डर वगैरह कैसे बनाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह कैसे लगा सकते हैं, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे अब हम लोग एक अच्छी डिजाइन की ओर बढ़ेंगे। कल परसों तक आपको मैं अच्छा अच्छा ब्लॉग वगैरह भी बनाना सिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं कल के ट्यूटोरियल में। इनके वीडियोज आपको मिल जाएंगे रात में, आज का भी मिल जाएगा और कल की भी क्लास मिल जाएगी आपको, तो आप लोग प्रैक्टिस करें।